इतिहास लोक में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अर्थ। मेरे हाथ में जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है इतिहास दर्शन और इसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। मित्रों, इस पुस्तक का पहला अध्याय है इतिहास क्या है और इस अध्याय का एक भाग है इतिहास का अर्थ। आज हम इस भाग का पहला खंड पढ़ेंगे। डॉक्टर चौबे लिखते हैं, कार्ल आर पापर ने अपने एक लेख में लिखा है कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता है। हम अपने लक्ष्यों को इस पर आरोपित करते हैं। इतिहास का अपना अर्थ नहीं होता है। इतिहास का अर्थ इतिहासकार द्वारा प्रदत्त होता है। इतिहासकार तथ्यों में अर्थ प्रदान करता है। प्रगति का अर्थ होता है किसी को आगे बढ़ाना। यह मनुष्य कर सकता है, इतिहास नहीं। अतः यह स्वयं सिद्ध है कि इतिहास में कोई अर्थ नहीं होता है। इतिहास में एक व्यवस्था का दर्शन होता है। जहां व्यवस्था है वहां अर्थ का अस्तित्व नहीं हो सकता। मित्रों, दर्शन के क्षेत्र में पश्चिम हमसे बहुत पीछे है। भारत भारत जहां दर्शन की गहराई तक जाता है, पश्चिमी दार्शनिक उथले रह जाते हैं। अब आप कार्ल आर पापर की ही बात पर गौर कीजिए। वे कहते हैं कि इतिहास का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है। मित्रों, पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में, इस जगत में, इस सृष्टि में निरर्थक कुछ भी नहीं है। यह भारतीय दर्शन है। पापर महोदय कहते हैं कि इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं है। आगे जाकर जब वे कहते हैं कि इतिहासकार तथ्यों में अर्थ प्रदान करता है और फिर वह उसे इतिहास बना देता है। चलो हम यह भी मान लेते हैं कि इतिहासकार इतिहास बनाता है, तो फिर वह निरर्थक कैसे हुआ? यदि उसका अर्थ नहीं है तो फिर वह बनाता ही क्यों है? और क्या किसी ऐसी चीज से कोई ऐसी चीज बनाई जा सकती है जिसका खुद का कोई अर्थ न हो और जो चीज बने उसका अर्थ निकलकर बाहर आ जाए? तो अजीब बात है। हमें यह देखना चाहिए कि पश्चिम के सोचने का ढंग और भारत के सोचने का ढंग बिल्कुल अलग है। जहां हमें यह लगता है कि पश्चिम का दार्शनिक सही कह रहा है, वहां हमें यह देखना चाहिए कि भारतीय दर्शन में वे बातें बहुत पहले कही जा चुकी हैं। पश्चिम का विचारक इतिहास को हिस्ट्री कहता है। इतिहास तो हमारा दर्शन है। पश्चिम का विचारक विज्ञान को साइंस कहता है, जबकि भारतीय दर्शन में विज्ञान का अर्थ बहुत गूढ़ है। भारतीय दर्शन में इतिहास का अर्थ बहुत गूढ़ है। भारतीय दर्शन में तो इतिहास को पांचवा वेद कहा गया है और वेद की महिमा क्या है यह आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब पापर महोदय कहते हैं कि इतिहासकार तथ्यों में अर्थ प्रदान करता है। वे ये कहना चाहते हैं कि चीजें अपने आप में कुछ नहीं होती और उन चीजों को मनुष्य ही अर्थ देता है और वह तथ्यों के आधार पर देता है। अब आप कल्पना कीजिए, कहीं हमें कोई एक बड़ी चट्टान मिलती है और उस चट्टान पर यह लिखा मिलता है कि यह धरती का चंद्रमा है। हमें कुछ और भी ग्रंथ मिल जाते हैं जिनमें लिखा हुआ हो
किसी ने लिख दिया हो कि उस स्थान पर एक चट्टान है बहुत बड़ी और वह धरती की चंद्रमा है। ऐसे कई तथ्य मिल गए, तो क्या इतिहासकार उन तथ्यों के आधार पर उसे चंद्रमा कह देगा और कह देगा कि अब हम जिसे चंद्रमा मान रहे हैं उसका तो कोई अर्थ नहीं है, हमें तथ्य मिल गए इसलिए साहब ये चंद्रमा है? ऐसा नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि भारतीय दर्शन के अनुसार हर चीज अपना अर्थ रखती है, हर चीज अभिव्यक्त होती है। यहां तो कण कण में भगवान बताया गया है। कहा गया है, हे पत्थरों सुनो, हे पत्थरों सुनो। यहां तक भारतीय दर्शन में कहा गया है। आप मान लीजिए कि कोई चट्टान सड़क के बीच में आके गिर जाती है, मान लीजिए स्खलन हो गया, गिर गई, सामने से आने वाले वाहन रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं वे वाहन? उन वाहनों के चालक अपने वाहन को रोक क्यों लेते हैं? वह चट्टान सड़क पर पड़ी हुई अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, अपना अर्थ दे रही है। तो बहुत लंबी बातें हो सकती हैं। मैं जब पश्चिमी दार्शनिकों के संदर्भ में इतिहास बोलूं तो आप समझना कि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, इतिहास की नहीं। उन दार्शनिकों के संदर्भ में मैं जब विज्ञान शब्द बोलूं तो आप समझना कि साइंस की बात हो रही है, विज्ञान की बात नहीं हो रही है। विज्ञान के अपने अर्थ हैं भारतीय संदर्भ में। मैं जब संस्कृति बोलता हूं पश्चिम के विचार से, पश्चिम की दृष्टि से, तो वह उनका कल्चर है, क्योंकि संस्कृति के भारतीय मायने पूरी तरह अलग हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आप पश्चिम के दर्शन का अध्ययन करें तो या तो आप अंग्रेजी में करें, और यदि आप अनुवाद पढ़ रहे हैं तो फिर कल्चर को कल्चर समझिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री समझिए, फिलॉसफी को फिलॉसफी समझिए, साइंस को साइंस समझिए। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसके बिना वे जो कहना चाहते हैं उसे हम समझ नहीं सकते हैं। जहां पश्चिम में चीजों के भौतिक अर्थ हैं, हमारे यहां उनके आध्यात्मिक अर्थ हैं। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार इतिहास का अध्ययन किया जाता है। कौन दार्शनिक है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वह कहां से अपना विचार लेकर आया है, यह सब हमें देखना होता है। तो जब पापर महोदय कहते हैं कि इतिहास में एक व्यवस्था का दर्शन होता है और जहां व्यवस्था है वहां अर्थ का अस्तित्व नहीं होता, बिना अर्थ के कोई व्यवस्था बन ही नहीं सकती, यह मान के चलिए आप। अब आगे लिखते हैं डॉक्टर चौबे, वे उद्धृत करते हैं एक काल्हर को। काल्हर की किताब है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, और यदि मैं पापर की किताब का नाम बोलूं तो वो है द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म, ये उनकी किताब है। तो क्या लिखते हैं आगे काल्हर को उद्धृत करते हुए डॉक्टर चौबे, सुनिए। प्रकृति और इतिहास हमें नहीं बता सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। चाहे प्राकृतिक तथ्य हो अथवा ऐतिहासिक तथ्य हो, वे हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकते। चाहे प्राकृतिक तथ्य हो अथवा ऐतिहासिक तथ्य हो, वे हमारे लिए निर्णय नहीं ले सकते। प्रकृति तथा इतिहास दोनों में ही उद्देश्य तथा अर्थ का आरोपण हमारे द्वारा होता है। कालर महोदय भी ये कहते हैं कि अर्थ हम डालते हैं किसी भी वस्तु में। अब आगे कालर महोदय क्या कहेंगे वह भी हमें देखना होगा। अंततः यही बात हमारे जीवन के अर्थ पर लागू होती है। यह निर्णय लेना हम पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होगा। यह बात कहते हैं गोविंद चंद्र जी पांडे, प्रोफेसर गोविंद चंद्र पांडे। लेकिन उनका कहने का भाव वह नहीं है जो पापर का भाव है। यदि पापर की बात करें और उसके साथ हम यह बात जोड़ दें कि जीवन के अर्थ पर लागू होती है यह बात कि हम उसमें अर्थ का आरोपण करते हैं, है ना, यह निर्णय लेना हमारे
पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होगा। यह निर्णय हम ले रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, कार्ल आर पापर ने स्पष्ट लिखा है कि मेरे विचार से तथ्यों तथा निश्चयों की यह द्वैधता मौलिक है। साहब, जब कोई चीज मौलिक है तो फिर वह निरर्थक कैसे हो सकती है। कार्ल आर पापर ने स्पष्ट लिखा है कि मेरे विचार से तथ्यों तथा निश्चयों की यह द्वैधता मौलिक है। स्वयं तथ्यों में कोई अर्थ नहीं होता, वे हमारे निश्चयों के माध्यम से अर्थ प्रदान करते हैं। हम जिन प्रतिमानों का चयन करते हैं उनका भी उत्तरदायित्व हम पर होता है। जहां हमने नहीं बोया है उसे भी काट सकते हैं। इस प्रकार इतिहास नहीं अपितु इतिहासकार अपने ढंग से अर्थ प्रदान करता है। इतिहास लेखन में हम कुछ छोड़ते हैं और कुछ चयन करते हैं। इतिहास लेखन में हम कुछ छोड़ते हैं, यानी कुछ चीजें छोड़ते हैं और कुछ चीजों का चयन करते हैं, और ऐसा करते हुए अतीत के विभिन्न वर्गों का इतिहास लिखते हैं और इसे मानव जाति के इतिहास की संज्ञा प्रदान करते हैं। यह इतिहास वस्तुतः राजनीतिक शक्ति मात्र का इतिहास होता है और भारी पैमाने पर हुई हत्याओं तथा अपराधों के इतिहास से भिन्न नहीं है। इस प्रकार इतिहास में कोई अर्थ नहीं होता है। यही कार्ल आर पापर की मान्यता है। पापर ने स्पष्ट लिखा है कि धर्मदूत बनने की अपेक्षा हमें अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहिए। उनके हिसाब से भाग्य का कोई अर्थ नहीं है। जब हम भाग्य का निर्माण करेंगे तब उसमें अर्थ उत्पन्न होगा। उनका अभिप्राय यह है कि इतिहास में अनावश्यक अर्थ की गवेषणा करके उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं है। यह धर्मदूत का कार्य है, इतिहासकार का कार्य नहीं। हमें यथासंभव अपने कार्यों को ठीक करना चाहिए तथा अपने मूल्यों को समझना चाहिए। जब हम इस विचार से मुक्त हो जाएंगे कि शक्ति का इतिहास हमारा निर्णायक होगा, तब हम इसकी चिंता छोड़ देंगे कि इतिहास हमारा औचित्य स्थापन करेगा। तब हम संभवतः एक दिन शक्ति पर नियंत्रण पाने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार इतिहास का भी औचित्य स्थापन करने में सफल होंगे। इतिहास को औचित्य स्थापन की आवश्यकता है। अतः इतिहास में अनावश्यक अर्थ के प्रत्यारोपण का प्रयास इतिहासकार को नहीं करना चाहिए। ये बात जो कह रहे हैं पापर महोदय, इस बात में विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। जब भाग्य का अर्थ नहीं है, हम उसमें अर्थ डालते हैं। शक्ति का अपना कोई महत्व नहीं है, हम उसे महत्व प्रदान करते हैं। धर्मदूत बनने की अपेक्षा हमें अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहिए। उनका अभिप्राय यह है कि इतिहास में अनावश्यक अर्थ की गवेषणा करके अनावश्यक अर्थ की गवेषणा हो ही नहीं सकती। अर्थ वस्तुतः दो रूपों में होता है। एक तो होता है सही अर्थ और एक होता है गलत अर्थ। यदि अर्थ गलत होगा, गलत अर्थ की गवेषणा कर ली जाएगी तो आगे जाके सही अर्थ की गवेषणा हो जाएगी। अर्थ होगा जरूर, भले ही वह अच्छे अर्थ के रूप में हो या वह बुरे अर्थ या अनर्थ के रूप में हो, यह आप समझ सकते हैं। तो मित्रों, यह था इतिहास का अर्थ पाठ का पहला खंड। इस पाठ का दूसरा खंड लेकर मैं आऊं, तब तक आप मुझे अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। दोबारा जब मिलेंगे तो अपने पास पुस्तक यही होगी, उस पुस्तक का अध्याय भी यही होगा और उस अध्याय का जो खंड है इतिहास का अर्थ,
वह भी यही होगा, बस उसका भाग दूसरा होगा। नमस्कार।